बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? नेचर ऑफ बिजनेस हम लोग पढ़ रहे थे और मेरे ख्याल में हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस तक पढ़ा था। अच्छा जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो एनजीओज़ या चैरिटीज़ हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो चैरिटीज़ या एनजीओज़ हों। जिस तरह मैंने आपको आर्मी की एग्जांपल दी थी, ये कोई चैरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में मेन फ़र्क हम लोगों ने क्या कहा था? जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, ठीक है। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन गिवन बजट। जो इनको बजट दिया जाए उसके अंदर रहते हुए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने सेल्स करनी नहीं होती, ये सेल्स नहीं करते, इसलिए, या फिर ये जो भी सेल्स करते हैं ये वो प्रॉफिट की नीयत से नहीं करते। जिस तरह आई कैप है, आई कैप आप लोगों से फीस चार्ज करता है, ठीक है ना, लेकिन उस फीस को ये नहीं होता कि आई कैप के मालिकान को इसका कोई प्रॉफिट जा रहा हो, नहीं। उस फीस से आई कैप के इदारे को चलाने वालों की तनख्वाहें जाती हैं, मुख्तलिफ हॉल्स जो हैं उनको बुक किया जाता है, एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्टडी मटेरियल के ऊपर रिसर्च की जाती है, ये मुख्तलिफ तरह के टास्क किए जाते हैं। अगर कोई पैसा बच जाए तो उस पैसा, जो बचा हुआ पैसा होता है, उससे इदारे ही की फलाह के लिए काम किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। प्रॉफिट कमाना लिहाजा इसकी नीयत कतन नहीं होती। सही है जी, चलें। तो ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ज़रा हम लोग ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ी थी नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जी, हाँ जी, सैलरीज किसको? सैलरी प्रॉफिट नहीं होता। ये चीज़ आप लोगों ने I2A के अंदर पढ़नी है। आप तनख्वाह कमा रहे हो, तनख्वाह आपका प्रॉफिट नहीं है, तनख्वाह आपकी सैलरी है। तनख्वाह में और सैलरी में ज़मीन आसमान का, सॉरी, सैलरी में और प्रॉफिट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। प्रॉफिट इज़ द रेजिडुअल ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। ये होता है बिजनेस का जो रेजिडुअल होता है ना, उस कॉस्ट के अंदर लोगों की सैलरीज भी होती हैं। क्रिसेंट का प्रॉफिट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हम यहाँ की जितनी भी आप लोगों से इन लोगों ने सेल्स कमाई हैं उसमें से ये माइनस करेंगे हमारी सैलरीज, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस करेंगे यहाँ के यूटिलिटी बिल्स, यहाँ का रेंट, यहाँ के मुख्तलिफ और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे, ठीक है। ये सारा कुछ माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट किसको जाएगा? हमें जाएगा, सैलरी, ये एम्प्लॉयज़ को नहीं, वो ओनर्स को जाएगा। आई कैप के ओनर्स नहीं है कोई, याद रखना। आई कैप एक, आप समझ लो कि इस तरह से समझ लो जिस तरह एक क्लब है, ये एक ग्रुप है लोगों का जो आपस में अपने मेंबर्स की फलाह के लिए काम करता है। यहाँ पे हर एक साल छोड़ के अगले साल जो है इलेक्शन होता है और फिर वहाँ पे जो काउंसिल होती है वो इसको चलाती है, ठीक। तो ये काउंसिल इसके मालिकान नहीं होते, वो नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो इलेक्शन के बाद आते हैं। पाकिस्तान का कोई मालिक है, हम लोग हैं। हम लोग अपने इस मुल्क को चलाने के लिए सियासतदान चुन के ऊपर लेके आते हैं। वो सियासतदान इस मुल्क के मालिक नहीं होते, जो कि वो एक्ट इसी तरह कर रहे होते हैं जिस तरह वो इधर के मालिक हैं। वो इधर के मालिक नहीं होते। दे डोंट ओन पाकिस्तान। पाकिस्तान हम सब ओन करते हैं, हम सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। लिहाजा जिस बंदे को हमने सर पे बैठाया हुआ है, ही हैज एब्सोल्युटली नो राइट टू अर्न एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिज पोजीशन। प्रॉफिट कमाने का उसको कोई राइट नहीं है। वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेगा और अपना काम करेगा, और वो काम क्या होगा? इस मुल्क की फलाह होगी। इसी तरह आई कैप करेगा। गवर्नमेंट्स जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इसी तरह ये जो आई कैप है, मुख्तलिफ तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आर्मी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो चैरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी नॉन या पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं। लेकिन अगर कंट्री प्रॉफिट कमाती है, बेटे, कंट्री एज अ होल अपनी इकोनॉमी को बेहतर करती है।
सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाती, उसकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जो हैं मुल्क की अपनी होती हैं कोई एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स? हाँ, लोगों की होती है। याद रखो इस चीज़ को। गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर हो सकती हैं एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, कि गवर्नमेंट लोगों से चीज़ें खरीदे। गवर्नमेंट किससे खरीदे? लोगों से चीज़ें खरीदे और फिर उसको बाहर के मुल्कों में बेचे। जिस तरह किसानों से गंदम खरीद ली हुकूमत ने और फिर उसको बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अब ये पैसा किधर जाएगा जो वहाँ से एक्सपोर्ट करके मुल्क ने कमाया है? इस मुल्क में ही लगेगा। अगर तो मुल्क में लग रहा है तो फिर भाई प्रॉफिट किसको हुआ? असल में हम लोगों को ही हुआ। समझ रहे हो? अल्टीमेटली हमारे लिए ही ये काम हो रहा होता है। वो अलग बात है, बीच में करप्शन हो रही होती है, लेकिन हम इस वक्त करप्शन को छोड़ के बात कर रहे हैं। करप्शन को छोड़ के इस वक्त बात कर रहे हैं। थ्री कॉन्टिनेंट्स के खलीफा थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, एक छोटे से पाकिस्तान के नहीं, 3 कॉन्टिनेंट्स के और खलीफा थे। ये नहीं कि 5 साल के लिए सिलेक्ट होके आए थे, फॉर लाइफ, जब तक जिंदा है अल्टीमेट रूलर। सिवाय अल्लाह के किसी को जवाब दे नहीं है। अल्लाह के कानून को जवाब दें, अल्लाह को जवाब दें। हाँ, अल्लाह के कानून को तोड़ा तो फिर काजी को भी जवाब दें। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट रूलर था। कोई खतरा नहीं कि मुझे कोई उतार देगा सीट से, कोई इस तरह नहीं। इतने अजीब हालात थे रिज़्क़ के मामलात के। हज़रत अबू बकर उससे पहले इंतहाई सख्त हालात में थे, इनके अपने इंतहा के सख्त हालात थे। 3 कॉन्टिनेंट्स का रूलर और सुपर पावर थी उस वक्त। मुसलमान जो थे, रोमन्स जो हज़ारों सालों से दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग थे, पर्शियंस जिन्होंने हज़ारों सालों से दुनिया पर हुकूमत की हुई थी, दोनों को हरा दिया हुआ था। इजिप्शियन एम्पायर जो कितने अरसे से प्रीमियम एम्पायर समझी जाती थी, जिसको जिस वक्त रोमन्स ने जब उस पर कब्जा किया तो उन्होंने अपने आप को तब समझा कि हाँ अब हम सुपर पावर बने, कि हम लोगों ने इजिप्शियंस के ऊपर कब्जा कर लिया। वो आप लोगों ने क्लियोपेट्रा वगैरह का नाम सुना है? हाँ, ये बेसिकली इजिप्शियंस की प्रिंसेस थी। जब उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया, उन्होंने कहा लो जी अब हम लोगों ने, ये फ़िरौन की ज़मीन थी इजिप्ट, उन्होंने कहा अब हम लोग सुपर पावर बने, हम लोगों ने उसकी फ़िरौन की ज़मीन को हरा दिया। तो मुसलमानों ने वहाँ पर भी कब्जा किया, ईरान पे भी कब्जा किया, रोमन्स को भी हराया, सारे के सारे यानी कि हार के उनसे जिस वक्त बैठ गए, उस वक्त हालत ये थी कि ईरान के लोग मुसलमान होके मदीना आए, और मदीना में कभी वो इधर जाते थे कभी वो उधर जाते थे। तो किसी ने उनसे पूछा भी क्या ढूंढ रहे हो? वो कहते हैं हम खलीफा का महल ढूंढ रहे हैं। वो बड़े हंसे, वो कहते हैं भी खलीफा वो मस्जिद है ना, मस्जिद भी क्या थी वो हम सारे जानते हैं क्या थी, कि वो खजूर के जो है दरख्त लगे हुए थे, उनके पत्तों से साया हुआ था, वो मस्जिद थी। नीचे छोटे छोटे पतले छोटे से पत्थर बिछाए होते थे ताकि रेत ना उड़े, वो उसके ऊपर सजदा कर लेते थे। छोटे छोटे कंकरियाँ यूं करके बिछाई होती हैं, जिस तरह कभी सड़क बनते हुए देखिए उसके ऊपर बिछाई होती हैं, ये होती थी। वो कहते हैं उस मस्जिद के पीछे ना साये में वो लेटे होंगे, अंदाज़ा लगाओ। 3 कॉन्टिनेंट्स का खलीफा है, कोई लूट मार करके या जंगे लड़के नहीं बना, बल्कि मुसलमानों के मशवरे से बना है खलीफा, कि कोई उसको टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। और वो वहाँ पे कच्ची ईंट के ऊपर ना सर रख के सो रहे थे। तो उन्होंने जाकर वहाँ पे देख के ये कहा, उनके अल्फाज ये थे कि जो इतने बड़े लैंड का बादशाह हो और इतना निडर होके सो रहा हो, उसका मतलब ये है कि इसने कभी किसी के ऊपर कोई जुल्म किया ही नहीं है, इसलिए ये इतने सुकून से सो रहा है। वरना तो इसको हर छोटे छोटे से बादशाह को डर लगा होता है, अपने साथ इतना बड़ा प्रोटोकॉल रखा होता है। यार इधर ही ला दो, यार इधर ही ला दो, साथ साथ ही पी लूँगा। अच्छा ज़्यादा आएगी जी यार, माइक्रोवेव है ना हमारे पास जी, बस मैं अपना भट्टी साहब के कमरे में उसको ढाँप के रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। सर कह रहे थे सर को भी बता दीजिए, अभी आप ले लेंगे। ओके यार, मेरे से ना चलना फिरना बड़ा इस वक्त इशू हुआ, मैं ये क्लास करा के ना इसके फ़ौरन बाद आके ले लेता हूँ। अच्छा जी, हम लोग किधर थे? तो बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट, इस चीज़ को, या उन्होंने हकीकतन इसको नॉन प्रॉफिट रखा हुआ था, हकीकतन नॉन प्रॉफिट रखा हुआ था। तो मुसलमानों को हर तरफ से टैक्स भी आ रहे होते थे। ये टैक्स जो है ये क्या चीज़, आप कहते हो जी गवर्नमेंट कमाती है टैक्स की सूरत में, भाई कमाती नहीं है। टैक्स जो है ये हकीकी मायनों के अंदर गवर्नमेंट के पास हमारी अमानत होती है। हम लोगों ने गवर्नमेंट को पैसे दिए होते हैं कि भाई तुम वो काम करो जिस काम को हम अकेले करने की सलाहियत नहीं रखते, या जिस काम को हम लोग जो है अकेले करने का टाइम नहीं रखते, हमने उसके लिए हुकूमत को पैसे दिए होते हैं। मसलन
हम सारे के सारे जंगजू नहीं हैं, हमारे पास हमें हथियारों की ट्रेनिंग नहीं है, सारा कुछ हम टैक्स देते हैं हुकूमत को, हम कहते हैं यार तुम लोग असले ख़रीदो, हमारे कुछ जवानों को जो है तैयार करो, उनकी ट्रेनिंग करवाओ और उनको जो है हिफाजत के लिए रखो। हम सारे के सारे जो है इंजीनियर्स नहीं हैं, लेकिन हमें इधर उधर आने जाने की ज़रूरत होती है, हम हुकूमत को पैसे देते हैं, हम कहते हैं कि यार तुम लोग इंजीनियर्स बनाओ, ट्रेन करो, उनकी टीम्स बनाओ, इक्विपमेंट ख़रीदो, सड़कें बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, मुख्तलिफ तरह की बिल्डिंग्स बनाओ, हमें ज़रूरत है। हम सारे डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स की अक्सर को ज़रूरत होती है। हम हुकूमत को पैसे देते हैं कि भाई तुम लोग हॉस्पिटल्स बनाओ, डॉक्टर्स को ट्रेन करो, वहाँ पे रखो, लोगों का मुफ्त इलाज कराओ। इसी तरह तालीम का मसला है, इसी तरह सारा। तो ये हमारे पैसे होते हैं गवर्नमेंट के पास। अब इंसान सोचता है इसके बाद कि फिर हमारे से ये जुर्माने की तरह क्यों इकट्ठा किया जाता है टैक्स, हैं? जुर्माने की तरह इसलिए इकट्ठा किया जाता है बच्चों, क्योंकि हमें आमतौर पर अपने हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि ये टैक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और हुकूमत कहती है कि ऐसी की तैसी हम लोगों ने तेरे से लेकर आना है, ठीक है, इसलिए जुर्माना लगता है, वरना ये जुर्माना होता नहीं है। बाहर के लोग टैक्स क्यों दे लेते हैं आराम से? क्योंकि उनको पता होता है कि हमें फ़ायदा मिलना है इसका बाद में, ये असल चीज़ है। वरना टैक्स हकीकी मायनों के अंदर हम लोगों ने जो खुद से एक्सपेंस हमें करना पड़ेगा बाद में, वरना यही है कि फिर दुश्मन से बचने के लिए आपको अपनी छोटी सी फौज बनानी पड़ेगी, आपको अपनी सड़कें, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। तो इतना टाइम और इतने स्किल्स और इतनी मेहनत करने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। लिहाजा हुकूमत को एज ए निगरान रखा जाता है, उसको टैक्स दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि यार ये काम करो, और बीच में अपनी तनख्वाहें भी लो। ठीक है, यहाँ पे हम तनख्वाहें तो वाबा दे देते हैं उनको, काम कुछ भी नहीं होते। तो ये मसला है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लिहाजा आप ये ना समझना कि उनमें लोग जो काम करते हैं वो मुफ्त में काम करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वॉलंटियर्स नहीं काम कर रहे होते वहां पे, बल्कि अक्सर औकात नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज्यादा महंगे लोग काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों के फंड्स को मैनेज करना होता है, तो उसमें बेस्ट वाले लोगों को रखा जाता है, महंगे वाले लोगों को रखा जाता है, ठीक है। जो यूनिसेफ है या यूएनओ है या फिर जो मुख्तलिफ तरह के WHO है या फिर ये इदारे हैं WWF है और इस तरह के मुख्तलिफ इदारे हैं जो इन्वायरमेंटल चीज़ों के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल पीस के लिए काम करते हैं, आपके ख्याल में उसमें मुफ्त में लोग काम करते हैं? नहीं, बल्कि दुनिया के महंगे तरीन लोग होते हैं। एक एक ड्राइवर जो होता है ना, ड्राइवर जिसने गाड़ी चलानी है, ड्राइवर की तनख्वाह यहाँ के टीचर से ज़्यादा होती है। मैंने एक दफ़ा ऐड देखा UNO की पोस्ट्स का, मैं देख रहा था इंटरनेशनल अफेयर्स की सीट्स, और मुझे नज़र आई ड्राइवर की नौकरी, और यकीन जानो उस वक्त जो मैं कमा रहा था ना, उससे कहीं ज़्यादा उस ड्राइवर की नौकरी थी। मैट्रिक चाहिए था बस उसके लिए, सिर्फ मैट्रिक, और उसकी नौकरी मेरे ख्याल में उस वक्त की तनख्वाह कोई शायद 2 लाख के करीब थी समथिंग। उस वक्त मैं इतना नहीं कमाता था। 2 लाख समझ गया यार, छा गया। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट बंदा रखना है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रखना है, एफिशिएंट रखना है, क्योंकि एक इंटरनेशनल इदारा है, वो ख़ास तरीके से काम कर रहा है। समझ गए? तो नॉन प्रॉफिट का कतई तौर पे ये मतलब नहीं कि इसके अंदर लोग जो है वो फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। चलो जी आगे चलें। लेकिन एक चीज़ आप लोग जहन में रखें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चूंकि ये मकसद होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन गिवन बजट, तो वहाँ पे आप फालतू में किसी को फेवर नहीं दे सकते। ये इदारा प्राइवेट है, अमजद भट्टी साहब CEO हैं, यहाँ पे 3-4 और डायरेक्टर्स हैं। अगर वो देखते हैं कि यार ये हमारा एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा है या फिर हमारा एक बड़ा अच्छा एम्प्लॉई रहा है, हो सकता है उसकी तनख्वाह अपने दिल की अपनी मर्जी से बढ़ा दें, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बढ़ा सकते हैं। वो कहीं यार तुम 2 लाख ले रहे हो, मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह 3 लाख कर रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट में इस तरह नहीं होता। नॉन प्रॉफिट में वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा लोगों ने आपको दिया हुआ है, ठीक है, दूसरों की चैरिटीज़ हैं, आपने मैक्सिमाइज करनी है परफॉर्मेंस। आप देखते हो कि ये जो मैं खर्चा करने लगा हूँ, क्या इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी? अगर तो बढ़ेगी तो ठीक है, वरना हो सकता है इतनी तनख्वाह में मैं एक और टीचर रख लूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। लिहाजा उसके अंदर आप लोगों ने बड़ा ध्यान से चलना होता है। इसलिए आम तौर पे गवर्नमेंट या सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनकी तनख्वाहें कम होती हैं आम तौर पे, ठीक है ना। चलें जी, अब बच्चों हम लोग अगली जरा चीज़ों के ऊपर आते हैं। कुछ लफ्ज़ हैं नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जिनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये अगला वाला पॉइंट शुरू हो रहा है। पहले हम लोगों ने नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ा है, अब अगला वाला पॉइंट है पर्पस ऑफ बिजनेस। इसको हम खत्म कर देते हैं, अब पर्पस ऑफ बिजनेस के ऊपर आ जाए। पर्पस ऑफ बिजनेस अगर हम लोग सादा अल्फाज के अंदर समझना चाहें तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ होता है। क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ। ये होता है आपका
पर्पस ऑफ बिजनेस, यहां पे इसने जरा लंबे चौड़े अल्फाज में क्या लिखा हुआ, वो कहता है जी द प्राइमरी गोल ऑफ ऑल बिजनेसेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेसेस हैव द राइट टू कीप एंड यूज देयर प्रॉफिट्स एज दे चूज। उनकी मर्जी है भाई, वो जिस तरह मर्जी उन प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर टैक्स भी दे दिया हुआ है, तनख्वाहें भी दे दी हुई हैं, खर्चे भी, बिल शिल्स भी सारे पे कर दिए हुए हैं। तो अब भाई ले दे के उन्हीं का पैसा है, अब वो चाहे उसको जितना मर्जी इस्तेमाल करें विद इन लीगल लिमिट्स। ऑब्वियसली विद इन लीगल लिमिट्स, अगर आपने पैसा कमा भी लिया है पूरी तरह से, तो अब भी हम लोगों ने उसको लीगल लिमिट्स में ही रहते हुए इस्तेमाल करना। ये नहीं कि बंदा कहेगा जी अब तो मेरा पैसा है, अब मैं जाके चाहे इलीगल वाले हथियार खरीदना शुरू कर दूं या जो मर्जी कर दूं। नहीं, इस तरह नहीं है। इसी तरह दीनी एतबार से कि भाई कमाना भी हलाल है और खर्च भी हलाल पे ही करना है। ठीक है, चलें जी। बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बिजनेस टेक इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स, अर्निंग प्रॉफिट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। याद रखो, बिजनेस जो है ना वो सोसाइटी में भी एडिशन करते हैं। क्या एडिशन करते हैं? ओनर को तो चलो वो दे रहे हैं प्रॉफिट, ओनर को दे रहे हैं प्रॉफिट, सोसाइटी के अंदर वो क्या कर रहे हैं? जॉब्स क्रिएट होती हैं। आपने एक फैक्ट्री लगाई, आपने कहा कि यार मैं आज से मोटर बाइक्स जो है ना वो प्रोड्यूस करूंगा। आपने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री जब आपने लगाई तो उसके अंदर जाहिर सी बात है बेशुमार नौकरियां निकलेंगी। गार्ड्स रखने हैं, ठीक है ना, सफाई वाले रखने हैं, आपने मशीन ऑपरेटर्स रखने हैं, इंजीनियर्स रखने हैं, सुपरवाइजर्स रखने हैं, मैनेजमेंट के लोग रखने हैं। ठीक है, ये सारे लोगों की आपकी नौकरियां हो सक एक एक फैक्ट्री के अंदर भी। ये जो निशात है, निशात का आप लोगों ने नाम सुना है? हाँ, ये बेसिकली कपड़ों की और मुख्तलिफ इनकी कई और चीज़ें, अब तो इनके पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स फैल गए हैं। ठीक है, जो पूरा ग्रुप है निशात ग्रुप, इसके अंदर तो इनके सीमेंट वगैरह के भी हैं, इसमें इनके कमोडिटीज़ के ग्रुप भी हैं, इसमें इनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, इसमें इनके शॉपिंग मॉल्स और होटल्स वगैरह भी हैं, ये सारा कुछ आता है। बहरहाल एक निशात जो मिल्स है ना अकेली, इसके अंदर मेरे ख्याल में जो मुझे याद आ रहा है कमोबेश अराउंड 15 या 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है ना, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और ये सारे कोई ये 2-4 हज़ार तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं हैं, बड़ी ठीक ठाक किस्म की तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं। मैं आज से 1 2 3 4 5 6 7 8 साल पहले निशात के अंदर काम कर रहा था, और उस वक्त जो मेरे साथ के लोग थे, मैं उस वक्त था नया, मैं नया गया था उधर, तो मेरे साथ के जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो मिनिमम जो तनख्वाहें ले रहे थे ना वो 7 से 8 लाख रुपए थे, और इस तरह के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे उधर। हाँ, मेजर एम्प्लॉयज़ इतनी तनख्वाहें नहीं ले रहे थे, वो जाहिर सी बात है वो लाख के आसपास की ले रहे थे तनख्वाहें, लेकिन ये बड़े ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पीपल थे जो इतनी तनख्वाहें ले रहे थे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनके लिए बिजनेस लेके आते थे, मुख्तलिफ तरह उनका बिजनेस ग्रो होता था इन एम्प्लॉयज़ की वजह से। ये एम्प्लॉयज़ खुश होते थे तो ये मेहनत करते थे और उनका भी बिजनेस जो है वो ग्रो होता था। ठीक है ना, तो ये बड़े काम के एम्प्लॉयज़ थे। तो जॉब्स क्रिएट होती हैं यार, फिर इन जॉब्स के क्रिएट होने से और बड़े इफेक्ट आते हैं। अगर आप इसको मनी सर्कल हम जिसको कहते हैं ना, अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे तो एक बंदा जिसके पास पहले कोई पैसे नहीं होते थे, फर्ज करो हम अपनी बात कर लेते हैं, बीइंग स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास अपना कोई पैसा नहीं होता, माँ बाप का पैसा होता है। माँ बाप का पैसा हम लोग जिम्मेदारी के साथ खर्च करते हैं, जिधर माँ बाप ने इजाज़त दी होती है उधर खर्च हो रहा होता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आप लोग कमाना शुरू करते हो। चलो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले आप खुद कुछ नहीं कमाते थे, अब आप 1 लाख रुपए कमाते हो महीने का, 1 लाख रुपए। अब आप उस 1 लाख रुपए से सोचते हो कि मैंने क्या करना, आप कहते हो कि यार मैं इस 1 लाख रुपए से ना बाइक खरीदूंगा। क्या करूंगा? हाँ, मैं इस 1 लाख रुपए से ये 1 लाख रुपीज़ जो हैं उससे मैं खरीदूंगा जी मोटर बाइक। मोटर बाइक खरीदूंगा तो अब आप मुझे बताओ, मोटर बाइक भी तो कहीं बनती है ना। एक मोटर बाइक आपके ख्याल में घर में बन जाती है? नहीं, चाहे 1 बनानी हो चाहे 100 बनानी हो, बनती फैक्ट्री में। उसकी फैक्ट्रियों के काम चलेंगे। अगर फर्ज करो कि आपकी फैक्ट्री लगाने की वजह से 1,000 लोग उनको नौकरियां मिली, और सारे लोग 1-1 लाख रुपए जो है तनख्वाह कमा रहे थे। सारे जो हैं वो बाइक्स खरीदने के लिए पहुंच गए, और कुछ अरसे के बाद गाड़ियां खरीदने के लिए भी पहुंच गए। तो अब इन वाली मोटर बाइक्स की फैक्ट्रियां चलेंगी, उनमें भी नौकरियां निकलेंगी। ठीक है, और फिर अब मोटर बाइक किस तरह बनती है? मोटर बाइक के अंदर रबर भी इस्तेमाल होता है, टायर्स वगैरह की सूरत में, हैंडल्स की सूरत में, कई चीज़ों में स्टील का भी इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से रबर की इंडस्ट्री चलेगी।
टायरों की फैक्ट्रियां चलेंगी, ठीक है ना, पेंट्स की फैक्ट्रियां चलेंगी, मुख्तलिफ तरह के हाइड्रोलिक्स की फैक्ट्रियां चलेंगी, मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां चलेंगी, फिर उनके भी पीछे चले जाओ, उनकी वजह से कौन कौन सी फैक्ट्रियां चलेंगी। ये इतना बड़ा साइकिल है एक बिजनेस क्रिएट होने की वजह से, एक बिजनेस क्रिएट होने की वजह से, कि वो कभी भी हम लोग नहीं सोच सकते। इसलिए बिजनेसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं ना कि यार हमारे मुल्क के अंदर बिजनेसेस ग्रो करें, बिजनेस क्यों करें ग्रो, उसकी वजह से ये इकोनॉमिक साइकिल ग्रो करता है। और इसी तरह एक उल्टा हिसाब भी होता है, खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर हालात कुछ इस तरह के हो जाएंगे जिसकी वजह से बिजनेसेस बंद होना शुरू हों, तो इसका एक विशेष सर्कल है जो उल्टा चलना शुरू होता है। लोगों के पास कमाइयां कम होना शुरू होती हैं, स्पेंडिंग पावर कम होना शुरू होती है, वो चीज़ें खरीदना बंद कर देते हैं। वो चीज़ें जब खरीदना बंद करते हैं तो एक उल्टा सर्कल चलता है, जिससे करते करते कितने बिजनेसेस बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जहां पे एक पॉजिटिव सर्कल भी है, उसके उलट में एक उतना ही खतरनाक सर्कल भी मौजूद है। समझ गए जी? चलें जी, अब कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों ने जहन में रखनी है। वो कहते हैं कि जी ये विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या चीजें हैं। अगर आपके सामने आप लोग देखो, ये नेक्स्ट वाले पेज पे, पेज नंबर 3 के ऊपर एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें उसने ये कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रेटेजिक एम्स, टैक्टिकल प्लान्स एंड एम्स, ऑपरेशनल प्लान्स एंड एम्स। हम लोग जरा पहली 4 चीजों की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। विजन क्या चीज होती है? सिंपल अल्फाज के अंदर होता है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहां देखते हो, ठीक है ना, आप अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना चाहते हो, यह आपका फ्यूचर का विजन है, फ्यूचर का आउटलुक है। आप कहते हो कि यार मैंने एक कॉलेज खोला है, मेरा मकसद सिर्फ इस बिल्डिंग तक रहना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन का प्रोवाइडर बन जाऊं। यह आपका एक विजन है। आप चाहते हो कि हमारे ज़रिए से फाइनेंस की दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह की पॉजिटिव चेंजेस हैं, ठीक है, आपका एक विजन है, फ्यूचर आउटलुक है। मिशन होता है ओवरऑल पर्पस। ओवरऑल पर्पस क्या है आपके इस बिजनेस का? एक तो है ना फ्यूचर आउटलुक। फ्यूचर आउटलुक ये होता है कि भाई आप अपने आप को 10-20 सालों के बाद कहां देख रहे हो। और ओवरऑल पर्पस क्या आपका? ओवरऑल पर्पस आपका है हम लोगों ने फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये आपका ओवरऑल पर्पस है, ठीक है ना। इस इदारे का ओवरऑल पर्पस है फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये आपका एक मिशन है, ठीक। फिर तीसरी चीज है गोल्स। देखो जिस वक्त आपका मिशन और विजन सेट हो जाता है ना, आप अपने आप को किस तरह देखना चाह रहे हो और आपका असल मकसद है क्या, ये जब 2 चीजें सेट हो जाती हैं तो फिर ऐसे ही नहीं वो हासिल हो जाती। फर्ज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपने आप से। आज से 1 साल पहले, मैं अब दोबारा से बहुत मोटा हो चुका हूं, 1 साल पहले मैंने 46 केजीज कम किया। कितना कम किया? 46 केजीज। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले अपना एक विजन रखा। पहले क्या रखा? विजन रखा कि मैं अपने आप को साल के बाद कहां देखना चाह रहा हूं, 9-10 महीने के बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाह रहा हूं। फिर मैंने अपना एक मिशन बनाया। मेरा ओवरऑल पर्पस क्या है? ओवरऑल पर्पस है अपनी सेहत को सही करना, ठीक। फिर उसके बाद मैंने अपने गोल्स सेट किए। फिर अब गोल्स क्या होते हैं? गोल्स होते हैं बच्चों कि मैंने ओवरऑल एम्स किए कि मैंने अपना वजन इतने पे लेके आना है, वजन इतने पे लेके आना है, वेस्ट इतने पे लेके आनी है, ठीक है ना। मैंने अपनी हार्ट बीट जो है वो इतने पे लेके आनी है। मैंने अपने रोजाना के जो वो रनिंग है, जॉगिंग है, वो इतने माइल्स के ऊपर लेके आनी है। मेरे फर्ज करो गोल्स हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी चीजें अचीव हो जाए। उसमें रहते हुए अगर ये चीजें अचीव हो गई तो इसका मतलब है कि मेरा मिशन पूरा हो गया। ये मेरे गोल्स थे। लेकिन अब जरा मैं मजीद स्पेसिफिक होता हूं। अब मैं आता हूं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। इसमें अब मैं मजीद इसको ब्रेक डाउन करता हूं। मैं कहता हूं कि यार मैंने रोजाना के एतबार से इतनी इतनी प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्टिव्स में आता हूं कि यार अगर मैं अपने वजन की बात करूं कि वजन इतना कम होना चाहिए, तो इस वजन के अंदर जो है ना मसल इतना होना चाहिए, हड्डी का वजन इतना होना चाहिए और चर्बी का वजन इतना होना चाहिए। बस सिर्फ वजन कम हो जाना खास नहीं है। सिर्फ वजन कम हो गया, हो सकता है बड़े वो बीमार तरीके से हो। कई लोग हमारे में, अक्सर लोग जो है ना, उनको हम कहते हैं स्किनी फैट। क्या कहते हैं? हाँ, वो फिट नहीं होते, वो पतले होते हैं, ताकतवर नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। इसी तरह कई जो मोटे लोग होते हैं वो ताकतवर नहीं होते, बस वो मोटे होते हैं। एक बंदा, 2 बंदे साथ खड़े हों,
दोनों का वजन 120 किलो हो, एक का पेट निकला होगा, ठीक है, मेरी तरह फूला सूजा होगा, और एक जो है उसके कंधे शंधे चौड़े होंगे, बाजू जो है भारी होंगे, ठीक है ना, टांगे जो है वो ज़्यादा सख्त होंगी और भारी होंगी, वजन उसका भी 120 किलो होगा। लेकिन इनमें से सेहतमंद ज़्यादा कौन है? जिसका पेट छेट नहीं है। वो उसकी वजह क्या है? उसके अंदर चर्बी वाला वजन कम है, मसल्स वाला वजन ज़्यादा है। अब ये ऑब्जेक्टिव आ गया आपका, और स्पेसिफाई, आपने गोल्स तो रखे हुए थे कि यार मैंने अपना वजन इतने पे लेके आना है, मैं अपना वजन 70 किलो के ऊपर लेके आना है, लेकिन उस 70 किलो में मेरे पास ये प्रोपोर्शंस क्या होने चाहिए। जब आप अपने गोल्स को मजीद स्पेसिफिक कर देते हो ना, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। हमारा गोल है इस पेपर को पास करना। क्या है? ये पेपर पास हो जाए। लेकिन हर जो आपका चैप्टर है ना, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स है। इस चैप्टर में हमने ये सीखना है, अगले चैप्टर में हमने ये सीखना है। जब ये हम चीजें सीख जाएंगे फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पेपर पास कर लेंगे। समझ रहे हो? तो बच्चों, जब हम वो स्पेसिफिक चीजें करना शुरू कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑब्जेक्टिव्स जिस वक्त हम लोग मीट करेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। गोल्स अचीव करने की वजह से हम अपने मकसद पे पूरे उतर जाएंगे। और जिस वक्त हम अपने मकसद पे पूरे उतरेंगे, तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमने जो विजन रखा हुआ था ना, वो अचीव हो जाएगा। समझ रहे हैं? कभी ना कभी जब आप सही रास्ते पे चल पड़ते हो, जो मिशन है आपका, या आपका रास्ता है, असल रास्ता, जब आपने सही रास्ते पे चल पड़ते हो, तो कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच जाते हो। ठीक है, चलें जी। अब ये विजन और विजन स्टेटमेंट के बारे में पहले बता रहा है, लेकिन इससे पहले जरा हम तीन चीजें और पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के नीचे इसने लिखा हुआ है स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेटेजिक एम्स। ऑब्जेक्टिव्स को ज़हन में रखो। ऑब्जेक्टिव्स को बच्चों गौर से सुनना, ऑब्जेक्टिव्स को ज़हन में रखो, गोल्स को ज़हन में रखो। यहीं से आगे हमने इस चीज को ब्रेक डाउन करना है। ये जो तीन चीजें आगे लिखी हुई है ना, ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की किस्में हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। इसने यहां पे लिखा हुआ है जी स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रेटेजिक एम्स, डिटेल्ड लॉन्गर टर्म टारगेट्स। लॉन्गर टर्म टारगेट्स आपके क्या है? मैंने कहा जी कि 10 महीने के बाद मेरा जो वजन है वो इतना हो, ये इतना हो, वो इतना हो। ठीक है जी। ये अगली चीज टैक्टिकल प्लान्स एंड एम्स, इंप्लीमेंटेशन टारगेट्स एंड बजट्स, कि महीने के बाद जो है मेरा इतना हो, 2 महीने के बाद इतना हो। अब आपने ब्रेक डाउन करना है। साल के बाद ये तो नहीं ना होगा कि साल के अंदर 11 महीने में सुकून से बैठा रहूं, कुछ भी ना करूं, और आखिरी महीने में कहूं कि मैंने खाना भी कुछ नहीं, मैंने रोजाना 20 किलोमीटर दौड़ भी लगानी है, ठीक है ना, और मैंने पता नहीं कौन कौन सी हरकतें करनी है जिससे मैं जो है ना बस वजन मेरा खत्म हो जाए, पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं करना। ये नहीं हो सकता यार। ठीक है ना? आप लोगों को इसको इवेंचुअली ब्रेक डाउन करना पड़ेगा टैक्टिकल गोल्स के अंदर, कि अगर हम लोगों ने ये जंग जीतनी है तो हम लोगों को ये काम करने पड़ेंगे, फिर जाके हम लोग ये काम कर पाएंगे, फिर हम लोगों के जाके ये काम होंगे। तो इसको ब्रेक डाउन जिस वक्त आप करते हो मीडियम टर्म गोल्स के अंदर, तो फिर बच्चों वो चीज बनती है टैक्टिकल प्लान्स एंड टारगेट्स। ये दोनों टारगेट्स हैं। एक बड़ा टारगेट है, मैंने अपना वजन 40 किलो कम करना है, ये बड़ा टारगेट है। छोटा टारगेट क्या है कि मैंने हर हफ्ते या हर महीने इतना इतना कम लाजमन करना है। पहले महीने इतना कम होना चाहिए, दूसरा, याद रखो जिस इंसान वजन कम करना शुरू करता है ना, तो पहले महीने ज्यादा कम होता है। ये भी चीज ध्यान में रखना, ये एक बॉडी केमिस्ट्री है। ठीक है? फिर करते करते जितना जितना आपका वजन कम होता जाता है ना, उसको कम करना उतना मुश्किल होता जाता है। उसकी वजह यह होती है कि आपको कम करने का मार्जिन कम रह गया होता है, पहले इंप्रूवमेंट का मार्जिन ज्यादा होता है। इसी तरह जिस वक्त आप अपने मंजिल के करीब पहुंचना शुरू करते हो ना, तो दौड़ लगाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक हम थक चुके होते हैं, तब तक हमारी बॉडी की एनर्जी भी कम हो चुकी हुई होती है। तो आपने रियलिस्टिकली अपने टारगेट्स जो है तोड़ने हर चीज के अंदर, कि हम लोग जिस वक्त बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करने के अंदर उल्टा हिसाब होता है। बिजनेस शुरू करने के अंदर आपको पता होता है कि यार शुरू के अंदर हम लोग अपनी ज्यादा सेल्स नहीं कर सकते, शुरू में अभी हमारे खर्चे होने मार्केटिंग के ऊपर। लिहाजा अगर मैं कहूं कि यार मैंने पहले साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, और मैं कहूं जी कि मैं पहले महीने 50 लाख कमाऊंगा, ये नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम है, अनलेस एंड अनटिल कोई इस तरह के इवेंट्स हों जो उस चीज को ट्रिगर कर दें। लिहाजा हमने रियलिस्टिक रहना है। हम लोग सोचें कि यार पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, जो पहला क्वार्टर है, इसके अंदर तो हम लोग ज्यादा अपनी मार्केट के अंदर मार्केटिंग करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले क्वार्टर के अंदर जरा हमारी सेल ज्यादा बढ़ेगी। पहले क्वार्टर में भी हो सकता है थोड़ी बहुत सेल हो जाए, दूसरे क्वार्टर में हमारी सेल जरा बढ़ेगी, तीसरे क्वार्टर के अंदर हमारे कुछ क्लाइंट्स पक्के हो जाएंगे और कई नए आना शुरू हो जाएंगे, उनको देखा देखी। चौथे के अंदर फिर हम लोग कोई सेल लगाएंगे या कोई प्रमोशन लगाएंगे, तो एकदम से बूस्ट आ जाएगा, तो हम लोगों ने अपना करोड़ जो है वो पूरा करना है। ये हमारे टैक्टिकल प्लान्स हैं। लेकिन बच्चों याद रखना
ये टैक्टिकल प्लान्स को भी हम लोगों ने फर्दर ब्रेक डाउन करना होता है। क्या मतलब? मैंने कहा जी मैंने 10 महीने के अंदर या साल के अंदर 40 किलो कम करना है, हर महीने इतना इतना करना है, सोचते हुए मैंने कहा, लॉजिकली सोचते हुए कि पहले करना आसान होगा, बाद में करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये होगा किस तरह? किस तरह से होगा? रोजाना के एतबार से मैं कुछ अमाल करूंगा तो फिर होगा। रोजाना के एतबार से मैं अपने खाने में इतनी कमी करूंगा, एक्सरसाइज में इतनी ज्यादती करूंगा, सोने के अंदर या अपने टाइमिंग्स के अंदर इस तरह से बेहतरी करूंगा, ठीक है ना, खानों की किस्मों को चेंज करूंगा। ये आपके होते हैं ऑपरेशनल टारगेट्स। क्या होते हैं? ये रोजाना के रोजाना करने होते हैं आपने। आप रोजाना आके देखते हो कि यार ये मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। कतरा कतरा करके जो है ना फिर वो समंदर बनता है। पहले वो कतरा कतरा करके टैक्टिकल टारगेट बनता है, यानी कि दरिया बनता है, फिर वो दरिया इकट्ठे होकर पूरा समंदर बन जाता है और आपका गोल जो है वो अचीव हो जाता है। समझ गए? चलें जी। जी बेटे, स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजीज जो है ना बच्चे, ये लॉन्ग टर्म होता है। स्ट्रैटेजी आपकी 5 साल की हो सकती है। हुकूमत आई, हुकूमत ने अपनी एक स्ट्रैटेजी, पहले उसने अपना विजन और मिशन सेट किया, ठीक है, कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। जिस तरह अगर हम लोग फ़र्ज़ करो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि इमरान खान की बात कर रहे हैं, वो कहता है जी मेरे 3 तरह के एम्स थे, 3 तरह के मेरे विजन्स थे, ठीक है ना, मदीना की रियासत के, उसके अंदर इंसाफ हो, 1-2 और चीज़ें उसने बताई कि इस तरह हो, फलाही रियासत हो। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये एक दिन में हो जाएगा? ये एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। फिर उसका एक मिशन है, मिशन ओवरऑल ये है कि मैंने मदीना की रियासत बनानी है। ये उसका विजन ये है कि यार ये 3 चीज़ें मुझे नज़र आएँ अपने रियासत के अंदर। मिशन ये है कि मैंने एक मदीना की रियासत बनानी है। चलो ठीक है, अगली चीज़, इसमें गोल्स क्या होने चाहिए? मदीना की रियासत में क्या कुछ होता था, हम लोग ये देखें, ये चीज़ें होती थी, ये अचीव करना ज़रूरी है। लेकिन क्या ये एकदम से अचीव हो जाएंगी? नहीं। इसको ये तय करना होगा, अगर मेरी 5 साल की हुकूमत है तो मुझे पहले साल में क्या कुछ अचीव करना है, फिर दूसरे साल में क्या कुछ अचीव करना है, फिर तीसरे साल में क्या कुछ, ये प्लान होना ज़रूरी है। ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो गया कि हम हर चीज़ को डिटेल में देख रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी सोचो, गौर से सोचो। हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने ये कुछ अचीव करना है, ठीक है ना, ठीक है, कर लिया, लेकिन कितने अरसे में अचीव करेंगे? ये टैक्टिकल प्लान है, ये टैक्टिकल प्लान है। फिर इसको अचीव करने के लिए हमें रोजाना के एतबार से क्या करना पड़ेगा? रोजाना के एतबार से क्या करना पड़ेगा? ये ऑपरेशनल प्लान है। ये हमें ऑपरेशनल प्लान बताता है कि हम लोगों ने अगर 1 महीने के अंदर अपने सिलेबस चेंज करने हैं या जो करना है, तो हमें रोजाना के एतबार से हमारी टीम को जो आके सिलेबस के ऊपर रिसर्च करनी है, रोजाना के एतबार से जो है ना उसने पुराने वाले सिलेबस की गलतियां निकालनी है, ठीक है। रोजाना के एतबार से उसने जो है नए वाले लोगों को देखना है जो कि इस वाली चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उनसे बैठ के, ये आपके रोजाना के प्लान्स हैं। और रोजाना के प्लान्स रोजाना के एतबार से चेंज होते हैं। आप अगले दिन के लिए इस दिन जो है बना के जाते हो प्लान कि अगले दिन का ये टारगेट है। ये ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। ये ऑपरेशनल प्लान्स करते करते आपका वो टैक्टिकल प्लान अचीव करते हैं। बहुत हद साल तक का प्लान होता है टैक्टिकल प्लान जो है। और फिर जिस वक्त टैक्टिकल प्लान अचीव हो जाता है तो फिर आपको पता होता है कि यार अब मेरा टैक्टिकल प्लान का एक हिस्सा हो गया, अगले हिस्से के ऊपर हम लोगों ने मूव ऑन करना है। करते करते फिर आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को पूरा कर जाते हैं और आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं। समझ के? स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, स्ट्रैटेजीज ये गोल्स को देखते हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखते। और गोल्स जिस वक्त अचीव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल पर्पस अचीव हो जाता है। तो आप कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपने इमरान खान की रियासत सबसे पहले फॉर एग्जांपल इंसाफ ने लिया, तो ये हमारे पास टैक्टिकल्स हो जाएगा? नहीं, इंसाफ एक कांस्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि बस मैं 1 साल में अचीव करके फिर उसको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। ये उसका एक गोल है, ये उसकी हाई लेवल की चीज़ है। ये आप समझ लो कि उसका वो है, विजन है कि लाजमन होगा, ठीक है ना। बल्कि विजन आप समझ लो कि उसका है कि मदीना की रियासत होगी। उसके अंदर मिशन ये है कि हम लोगों ने ये 3 चीज़ें पूरी करनी है, ये 3 चीज़ें हमने पूरी करनी है। फिर आपके उसके अंदर गोल्स हैं। गोल्स जो हैं वो बेसिकली इससे मिलते हैं। जो मिशन होता है ना आपका ओवरऑल पर्पस, हमेशा उससे मिलते हैं। गोल्स के अंदर आपका वो क्या गोल्स होंगे कि जी हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है वो पूरी तरह से ओवरवैम्प हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक। फिर आप ये कहते हो कि जी हमारा जो फलाही रियासत है उसके अंदर टैक्सेशन के निज़ाम वगैरह जो बिल्कुल सही हो जाए। ये आपके गोल्स आना शुरू हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मज़ीद आगे डिटेल आती है, मज़ीद गोल्स को ब्रेक डाउन करते हो। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर द मोस्ट कॉमनली कन्फ्यूज थिंग्स। आप बस सिर्फ इतना समझ लो कि 2 चीज़ें अगर पढ़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं, उसमें जो ज़्यादा जनरल चीज़ है ना वो गोल है, और जो ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव है। इंग्लिश ज़ुबान के अंदर आप इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा गोल क्या है या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक।
लेकिन गोल ज्यादातर अल्टीमेट चीज को कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव उसकी एक स्टेप को कहा जाता है कि ये मैंने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। जब भी आप कहोगे ना कि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका काम पूरा हो गया, नहीं, उसका मतलब ये है कि आपका काम का एक हिस्सा पूरा हो गया। तो ऑब्जेक्टिव्स आमतौर पे टैक्टिकल लेवल के ऊपर अचीव होते हैं, ठीक है, और गोल्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अचीव होते हैं। इस तरह होता है। चलो जी, विजन एंड विजन स्टेटमेंट्स इनको चला रखे। अच्छा जी, इसको ना हम लोग अल्लाह ने चाहा तो अब कल ना मैं आपको एग्जांपल्स के साथ कराऊंगा सारा, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो भी ज़रा हम लोग पढ़ लेते हैं। दो एग्जांपल्स दिए, एक इन लोगों ने दिया हम लोगों को लोकल एग्जांपल और एक इन लोगों ने दिया हम लोगों को इंटरनेशनल एग्जांपल। पहली एग्जांपल इन लोगों ने दी है हबीब बैंक की। हबीब बैंक की मिशन स्टेटमेंट इन लोगों ने हमें बताई है, टू मेक आवर कस्टमर्स प्रॉस्पर, आवर स्टाफ एक्सेल एंड क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। ये इन्होंने मिशन बताया। हमारा जीने का मकसद क्या है, इन्होंने ये बताया। हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हबीब बैंक वाले कहते हैं हम इसलिए जिंदा हैं या हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को प्रॉस्पर करवाएं। कस्टमर क्या होता है, हबीब बैंक का कस्टमर कौन है, कौन बताएगा, जो अकाउंट ओपन करवाता है। हाँ, और कौन होता है कस्टमर, जो उधर से लोन लेता है। ये दोनों कस्टमर्स की किस्म, याद रखो, ठीक है ना। अच्छा, आर स्टाफ एक्सेल, स्टाफ जो वहां पे लोग काम करते हैं, कहते हैं हमारा मिशन है कि यहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो एक्सेल करें अपनी फील्ड के अंदर, बैंकिंग की फील्ड के अंदर वो चमक जाएं। एंड क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, जो हमारे मालिकान हैं उनके लिए हम वैल्यू क्रिएट करें। यह हबीब बैंक कहता है जी कि हमारा जीने का मकसद है, ठीक है। अगली चीज, कोका कोला वाले अपनी मिशन स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि हमारा ओवरऑल पर्पस क्या है। मिशन क्या होता है, ओवरऑल पर्पस। विजन क्या होता है, फ्यूचर आउटलुक। मिशन होता है ओवरऑल पर्पस। कोका कोला वाले क्या कहते हैं, आवर रोड मैप स्टार्ट्स विद आवर मिशन विच इज एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ कौन बताएगा, एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, नहीं पता। एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करके निकल आना, ठीक है ना, किसी चीज को बर्दाश्त करके उसमें कामयाब हो जाना। एंड्योरेंस रेस जो होती है ना, घोड़ों की एक रेस होती है एंड्योरेंस, एक होती है स्पीड की रेस, जहां पे देखते हैं कि कौन सा वाला जो घोड़ा है ना वो तेजी से एक शॉर्ट सा फासला होता है उसको भाग के, तो स्पीड किसकी जाता है। एंड्योरेंस होता है स्टेमिना की गेम। एंड्योरेंस स्टेमिना को कहते हैं, किसको कहते हैं, हाँ कहते हैं हम यहाँ पे छोटे से अरसे के लिए नहीं है, हम यहाँ पे लंबे अरसे के लिए हैं। इन्होंने क्या लफ्ज, इन्होंने लफ्ज बड़ा सही बोला है, कहा है जी आवर रोड मैप स्टार्ट्स विद आवर मिशन विच इज एंड्योरिंग। आपको पता है ये कोका कोला कब से है, 135 साल हो गए तकरीबन कोका कोला को, 135 साल हो चुके हैं कोका कोला को। इसने वर्ल्ड वॉर्स देखे हैं, फिर भी जीती जागती रही है ये वाली कंपनी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। वर्ल्ड वॉर्स देखे हैं इसने, बड़े बड़े कंपटीशन देखे हैं पेप्सी की सूरत के अंदर और बड़ी तरह के ड्रिंक्स की सूरत के अंदर, फिर भी ये सरवाइव करती रही है। इसने बड़े सारे मुल्कों से बैन्स देखे हैं, बड़े सारे इसने अफवाहें जो हैं उनको बर्दाश्त किया है, लेकिन 135 साल हो गए हैं, इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। इसकी डिमांड उसी तरह ही है और आज तक किसी को ये नहीं पता चल सका कि इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे मजे की बात, पूरी कॉर्पोरेट हिस्ट्री के अंदर इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल केप्ट सीक्रेट्स, कोई इसको कॉपी नहीं कर पाया। इसकी जैसी चीज बना पाए हैं लेकिन ये खुद से नहीं बना पाए। जो ओरिजिनल कोक पीता है उसको फौरी तौर पे पहचान हो जाती है कि यार ये कोका कोला, दूसरी चीज नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा हमारा मिशन क्या है जी, आवर रोड मैप स्टार्ट्स विद आवर मिशन। हमारा जो रास्ता है वो कहते हैं वो हम अपने असल मकसद के साथ जो है शुरू करते हैं, विच इज एंड्योरिंग। इट डिक्लेयर्स आवर पर्पस एज अ कंपनी एंड सर्व्स एज द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी वे आवर एक्शंस एंड डिसीजंस। और कहते हैं जी कि हमारा रास्ता, हमारा जो मिशन है उसके साथ स्टार्ट होता है और वो मिशन जो है वो डिक्लेयर करता है कि हमारा असल मकसद क्या है एज अ कंपनी, एंड सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी वे आवर एक्शंस एंड डिसीजंस। और हमारा हर कॉल और अमल और फैसला हम उसके अगेंस्ट जो है ना जज करते हैं कि क्या हम जो ये काम करने जा रहे हैं ये हमें हमारे मकसद के अंदर हेल्प करेगा कि नहीं।
अगर नहीं करेगा तो साइड पे कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक एक अमल अगर वो हमारे पर्पस के साथ, आपको पता है ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो एक मुसलमान को करनी चाहिए। ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो एक मुसलमान को करनी चाहिए। अपने हर फैसले के अंदर उसको सोचना चाहिए कि क्या ये मुझे दोनों जहानों की कामयाबी ये चीज़ देगी। अगर नहीं देगी तो ये मेरे वक्त का ज़िया है और ये वक्त दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो उसको अपने हर फैसले के अंदर ये सोचना होता है। और ये कोका कोला वाले कह रहे हैं, और देखो ये हमारे दीन के अमल पे चलने वाले लोग हैं जो आज तक दुनिया की सबसे कामयाब तरीन कंपनीज में से माने जाते हैं, समझ रहे हो। लिहाजा अपने हर अमल को, अपने हर फैसले को आपने अपने जीने के असल मकसद के साथ रखना है। अगर वो उस पर पूरा उतर रहा है तो ठीक है, वरना उसको साइड पे कर दो। उसका आपकी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मैं जो ये मोबाइल के ऊपर इस वक्त गेम खेल रहा हूं इससे मुझे कोई फायदा होगा दुनिया आखिरत का? अगर मुझे अपने जीने के असल मकसद से कोई फायदा होना है सोचो तो ठीक है, और किस हद तक होना है बस उस हद तक उसको करो। नहीं होना तो इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, यह आपके इंतहाई कीमती एसेट को खा रहा है। ठीक है जी, चलो जी। हाँ जी, आगे इन्होंने देखो अपने मिशन को 3-4 लाइनों के अंदर जो है ना लिखा है, टू रिफ्रेश द वर्ल्ड। इन्होंने कहा हम अपने हर फैसले को किस किस चीज के साथ मैच करते हैं, अपने मिशन के साथ। और वो मिशन क्या है? अभी तक इन्होंने मिशन नहीं बताया था अपना। अभी तक तो ये बता रहे थे कि हमारा रास्ता हमारे मिशन से शुरू होता है, विच इज एंड्योरिंग। इतनी हद तक उन्होंने बताया था कि हमारा रास्ता जो है वो कोई हल्का फुल्का नहीं है, इस पर बड़े स्टेमिना की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों ने अपने हर फैसले को, हर एक्शन को किसके साथ मैच करना है? अपने मिशन के साथ मैच करना है। और हमारा मिशन क्या है? टू रिफ्रेश द वर्ल्ड। कि दुनिया जो है वो हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके क्या हो जाए? रिफ्रेश हो जाए। ठीक है। टू इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। हमारे प्रोडक्ट से लोग जो है वो इंस्पायर हों ऑप्टिमिज्म की तरफ और खुशी की तरफ, वो उसको उसके साथ रिलेट करें। पार्टीज में इनके ड्रिंक्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। हम लोग दोस्त यार इकट्ठे होते हैं तब भी इनके ड्रिंक्स इस्तेमाल होते हैं। खुशी के मौके होते हैं, ईद शीद का मौका होता है तब भी इनके ड्रिंक्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हर चीज में, हर दावत के अंदर इनके ड्रिंक्स इस्तेमाल हो रहे थे। तो ये अपने मकसद पे पूरे उतर रहे हैं, समझ रहे हो। अगली चीज, टू क्रिएट वैल्यू एंड मेक अ डिफरेंस। अब ये किस हद तक है हम लोग इसको क्लियरली नहीं कह सकते कि ये वैल्यू किसको कहते हैं, ठीक है। एंड टू मेक अ डिफरेंस ये किसको कहते हैं, लेकिन डिफरेंस इन्होंने बहुत लेके आए हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। जो दुनिया कभी इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचती नहीं थी, वो अब इसके बगैर रहना नहीं जानती, ठीक है। वो अब इनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के ऊपर। वैसे तो अब रिसेंट टाइम्स के अंदर इसके खिलाफ काफ़ी काम चला है कि लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं हम लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, लेकिन यह है कि अभी भी ओवरऑल दुनिया के अंदर बहुत चलता है। हमारे एक उस्ताद हैं, उन्होंने हमें वाक़या बताया साउथ अफ्रीका का, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका का। उनके एक दोस्त थे वहाँ पे, और उनके घर से बहुत दूर, प्रॉबली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर, एक दुकान थी जहाँ से कोका कोला मिलती थी, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर। वो बंदा अपने वो पिकअप ट्रक के अंदर जो डाला होता है ना, उसके अंदर बैठता था और एक कोका कोला पीने के लिए वो इतना लंबा फासला तय करता था और वहाँ से जाकर वो कोका कोला पी के आता था। तो हमारे उस्ताद ने पूछा कि यार तुम खरीद क्यों नहीं लेते ढेर सारी ला के घर में? वो कहता नहीं यार, जो इसका मज़ा है वो अपना ही है। इस एक कोका कोला को पीने के लिए जो मैं इतना लंबा सफ़र करता हूँ ना, इसका अपना ही मज़ा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि वो कितनी हद तक एडिक्टेड है इस चीज़ के साथ कि वो उसके लिए इतनी ज़्यादा जो है ना वो उसको एक ऑप्टिमिज्म के साथ और खुशी के साथ रिलेट करता था कि मेरे सफ़र में भी खुशी है कि मैं जाके अपना एक फेवरेट प्रोडक्ट पीऊँगा। अंदाज़ा लगाओ, ठीक है जी। चलें जी, अच्छा बच्चों, अगली चीज़ है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसने भी अपनी मिशन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। मिशन स्टेटमेंट जो हैं, वर्ल्ड बैंक कौन है भाई, जानते हो आप लोग? हाँ जी, वर्ल्ड बैंक बेसिकली दुनिया के सारे जो स्टेट बैंक्स हैं ना, आप समझ लो इसके अंडर एक तरह से आ रहे होते हैं। आ तो नहीं रहे होते टेक्निकली, लेकिन ये है कि बहरहाल वर्ल्ड बैंक जो है इसके पास आप समझ लो सारे मुल्कों के डिपॉजिट्स होते हैं और ये सारे मुल्कों को कर्जा देते हैं। अब वर्ल्ड बैंक का असल मकसद क्या है? इधर किसका पैसा पड़ा होता है? इधर मुल्कों का पैसा पड़ा होता है, मुख्तलिफ मुल्कों का। कुछ मुल्क जो हैं वो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं और कुछ मुल्कों ने उधर जो पैसा रखवाया होता है उनका पैसा कर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, समझ रहे? बिल्कुल जिस तरह एक आम बैंक होता है कि कई लोग वहाँ पे अपने अकाउंट में पैसे रखवाते हैं और कई लोग जो है वहाँ से जाके लोन्स लेते हैं, सही। बैंक का अपना पैसा कोई नहीं होता, याद रखना। अगर बैंक का दिवालिया निकल जाए
तो दिवालिया बैंक का नहीं निकलता, लोगों का निकलता है। ये भी चीज़ ज़हन में रख लेना, समझिए, बैंक का दिवालिया नहीं निकलता, लोगों का दिवालिया निकलता है, जिनके पैसे वहाँ पे पड़े होते हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी एक एनॉमली है, बैंकिंग का सिस्टम बड़ा जालिम है। एनीवे, तो वर्ल्ड बैंक ने अपना मिशन क्या रखा हुआ है? आवर ड्रीम इज़ अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ये बड़े हंसने की बात है, ठीक है, हाँ, क्योंकि एक सूदी निज़ाम जो है वो अगर ये कहे ना कि आवर ड्रीम इज़ अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, तो ये बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़े हंसने की बात है, क्योंकि हमारा दीन हमें यह समझाता है कि जहाँ पे सूद होगा वहाँ पे गरीब जो है गरीब से गरीबतर होता चला जाएगा और अमीर जो है अमीर से अमीरतर होता चला जाएगा, ठीक है। बहरहाल इनकी ये एक ड्रीम है, इन्होंने अपना मिशन रखा हुआ है कि जी हम कर्जे दे के दुनिया को क्या बनाएंगे? हाँ, रिच बनाएंगे, कर्जे देके, अंदाजा लगाओ, मकरूज नहीं बनाएंगे, वहां से गुर्बत खत्म करेंगे। अच्छा, अगली चीज, टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट्स। कहते हैं कि जी हम दुनिया की गुर्बत को फाइट करेंगे पैशन के साथ, पूरा अपना दिल लगा के फाइट करना होता तो ये कर्जे देते या एहतियात देते, ठीक है, चंगा पैशन है, पैशन तो पैसा कमाने का था, ठीक। अगली चीज, एंड प्रोफेशनलिज्म है, मानना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर लास्टिंग रिजल्ट्स। बच्चों, लास्टिंग रिजल्ट, जिस भी मुल्क ने आज तक इन लोगों से कर्जा लिया है ना, वहां पे गुर्बत लास्टिंग ही रही है, टेंशन, हाँ, वहां पे गुर्बत कभी खत्म नहीं हुई, वहां पे गुर्बत रही ही रही है। ये तो ये कहते हैं कि हम गुर्बत खत्म करके उसके बाद उसको ऐसा करेंगे खत्म कि वो कभी आई ना दोबारा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बहरहाल, लेकिन इनका मिशन ये है कि ये कहते हैं कि हम ऐसी गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, इतनी दिल लगा के, कि उसके बाद उसके लास्टिंग रिजल्ट्स रहें, कि जो हम लोग मेहनत करके जाएं किसी इलाके के अंदर, उसके बाद वो फिर रिवर्स ना हो। अगली चीज, टू हेल्प पुअर पीपल, हेल्प देमसेल्व्स एंड देयर एनवायरनमेंट। हम उनको कर्जे शर्जे देंगे ताकि वो अपने आप की मदद कर सकें और अपने माहौल की मदद कर सकें, बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग नॉलेज। ये अच्छा, ये पैसे भी देते हैं एक्सपर्ट्स की सूरत में, वो भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं। IMF के किसी ना किसी बंदे को लगा देते हैं आपके मुल्क के ऊपर, जो आके कहता है मैं आपको बताऊंगा मुल्क किस तरह चलाना है। ये होती है शेयरिंग नॉलेज, ठीक है ना। वो बताता है भाई ये वाला टैक्स बढ़ाओ, ये वाला, इसकी प्राइस इस तरह करो, इसकी प्राइस इस तरह करो, जिस तरह हमारे मुल्क में भी होता है। दिस इज देम शेयरिंग नॉलेज, ठीक है जी। अगली चीज, बिल्डिंग कैपेसिटी। किस चीज़ की कैपेसिटी? ये कह रहे हैं जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाए, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस की कैपेसिटी बढ़ जाए, ये। एंड फॉर्जिंग पार्टनरशिप्स इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये इन सारी चीजों के अंदर वो कहता है कि हम मदद करेंगे। टू बी एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन एबल टू अट्रैक्ट, एक्साइट एंड नर्चर डाइवर्स एंड कमिटेड स्टाफ विद एक्सेप्शनल स्किल्स हु नो हाउ टू लिसन एंड लर्न। ये भी इनका एक मिशन है। वो कहते हैं हम इस तरह का एक शानदार इदारा बनना चाह रहे हैं कि जो दुनिया के बेस्ट किस्म के लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करे और वो लोग जो हैं वहां पर आकर सीखना, सुन के सीखना चाहें चीज़ें ना, वो मजीद बेहतर बनना चाहें। तो ये इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं। दुनिया के जो सबसे आला दर्जे के बैंकर्स होते हैं वो आमतौर पे इधर जाते हैं, आमतौर पे। एनीवे, चलें जी, यहाँ तक हम लोग इसको भी रखते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग ये करेंगे इंशाल्लाह कि मैं आपको कुछ कंपनीज वगैरह की जो मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, इनकी लाइव एग्जांपल्स ला के दूंगा। इन्होंने अभी आपको दो इदारों की, एक कोका कोला की जो कि एक प्राइवेट इदारा है, और साथ वर्ल्ड बैंक की जो कि बेसिकली एक समझ लो कि ग्लोबल इदारा है। हम इसको ये भी नहीं कहते कि पब्लिक सेक्टर का, हम इसको कहते हैं ग्लोबल सेक्टर, ये ग्लोबल इदारा है। उसकी इन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। मिशन, विजन वगैरह, ये ज़रा थोड़ा सा एक सूखा हुआ काम होता है, ठीक है, इसमें इंसान जो थक जाता है। मुझे वो भाई नज़र आ रहे हैं जिनका इस वक्त जो है नींद से बुरा हाल है, ठीक है यार, इस तरह करोगे मुझे भी नींद आ जाएगी। एनीवे, हम लोग जो है ना इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।